दीपक के भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक ने भी माजरा समझने के लिए मोहिना के जिस्म को जैसे ही छूकर चित्त पलटा, वो जोर जोर से रोने लगा। बाकी के दोस्त जो अभी बदहवासी हालत में लेटे थे, अब वो अपना सिर पकड़कर बैठे थे। मोहिना की आंखें खुली की खुली थी। बहुत ही खौफनाक मंजर था। मोहिना का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। उसने इस पापी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। अब किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी आधे घंटे तक बिल्कुल चुपचाप से पड़े रहे। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि जैसे उन सभी को सांप सूंघ गया हो। लगभग 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने के बाद अचानक लखविंदर से रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, अब कोई भी नहीं बचेगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी। चुप, एकदम चुप, पागलों जैसी बातें मत करो। अब जो हुआ सो हुआ। ये गुनाह हम सभी से मिलकर हुआ है। इसका निदान हमें मिलकर करना होगा। दीपक कपसूरी जब तक मुंह से दही जमाए बैठा था, उसने कहा, भाई उसकी जान जा चुकी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके नाक से लगातार रक्त का बहाव के कारण उसके मरने का यही कारण है। बिट्टू ये कहकर चुप हो गया। मेरी बात अभी ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लखविंदर की इस बात ने सभी को ढांढस बढ़ाया। क्या तू कहना क्या चाहता है? बिट्टू बोला। देखो, जो होना था वो हो चुका। अब हमें धीरज से काम लेकर इस परेशानी से निजात पाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? ध्यान से सुनो। इस गेस्ट हाउस में मैंने मेन गेट के पास एक गोदाम है, वहाँ फावड़े और गेंती देखी है। ये कहकर लखविंदर उन सभी को योजना समझाता है और सभी को अपना अपना योगदान करने को कहता है। योजना के हिसाब से लखविंदर और बिट्टू मोहिना के सबको एक बोरी में डाल देते हैं। बोरी का सिरा मजबूत रस्सी से बांधकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चलते हैं। दीपक, कपसूरी और अभिषेक फावड़े और गेती के साथ उनसे 100 मीटर तक फासला बनाकर आगे आगे चल रहे थे। सुबह 5:30 बजे का वक्त था और मूसलाधार बारिश होने की वजह से इंसान तो दूर की बात, कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। एक तो बारिश और ऊपर से ये ठंड का मौसम। बहुत कठिनाई हो रही थी सबको उठाकर ले जाने में। हालत ये थी कि मरता क्या न करता। थोड़ी बहुत दिलेरी और थोड़ी हिम्मत करके सभी कब्रिस्तान के अंदर थे। बिट्टू और लखविंदर ने बिना मौका गवाए गेती से खुदाई शुरू कर दी। इनमें से कोई भी व्यक्ति इस कार्य का ना तो आदी था ना ही अभ्यस्त। इसे गड्ढे खोदने में लगभग 20-25 मिनट लग गए। वो तो शुक्र है कि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा और चारों ने बारी बारी मिलकर झटके से गड्ढे खोद दिए। चारों ने हाथ लगाकर लाश को उस गड्ढे में ठिकाने लगा रहे थे। गड्ढे में लाश को डालने का मिट्टी से ढकने का कार्य जारी था। अभी कुछ मिट्टी ही डाली थी कि अचानक कब्रिस्तान के एक कोने पर हलचल हुई। इस हलचल ने इन चारों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। कुछ वक्त बाद टॉर्च की रोशनी उनके साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही चारों एक साथ उठे और लखविंदर के भागो कहते ही सभी के सब सारा सामान वहाँ छोड़कर भागने लगे। ये देखकर टॉर्च वाला इंसान भी उनकी तरफ भागने लगा। सभी कब्रिस्तान के दूसरे छोर की तरफ सर पर पाँव रखकर भागे थे। उस टॉर्च वाले व्यक्ति ने भी पूरा जोर लगा दिया कि कम से कम एक तो पकड़ ही लेगा, और इतनी सुबह कब्रिस्तान में ये यहाँ क्या करने आए थे उसका पता लगाएगा। कुछ कदम जोर से भागते ही अचानक टॉर्च वाले इंसान का पाँव एक गड्ढे में पड़ता है, जो कि बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ होता है, और वह अपना संतुलन खोकर मुंह के बल गिर जाता है। उसका टॉर्च भी जमीन पर गिर जाता है और उसका प्रकाश अज्ञात व्यक्ति के मुख पर पड़ता है। अहमद मियाँ? अरे ये तो फ़हीम अहमद मियाँ है, जो कब्रिस्तान के गार्ड हैं। ये कहते बिट्टू और उनके अन्य साथी कब्रिस्तान की चारदीवारी फांककर भाग पड़े। दोबारा खड़े होकर फ़हीम कुछ देर तक उनके पीछे भागा, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर था कि वो कब्रिस्तान की चारदीवारी फांद कर दूसरी तरफ नहीं जा सकता था। लेकिन उसके भागते हुए 4 लोगों को देखा था। फ़हीम मियाँ ने खुद को संभाला और उस तरफ चल दिए जिस तरफ वे लड़के कुछ देर पहले एकत्रित थे। वहाँ जाकर वह हस्तबद्ध हो गया कि वह जमीन खोदने के कुछ सामान भूमि पर इधर उधर पड़े हुए थे, और वहीं पर एक गहरा गड्ढा भी मौजूद था, जिसे देखकर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि कुछ देर पहले उन चारों युवकों ने यहीं पे खुदाई की। तभी अचानक या अल्लाह ये शब्द बोलते ही वो झटके खाकर पीछे की तरफ गिर जाता है और फिर अपनी शंका दूर करने के लिए उठता है और गड्ढे की तरफ बढ़ पड़ता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उसकी नज़र उस गड्ढे के अंदर पड़ती है। वो देखता है कि गड्ढे के
में एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जल्दबाजी में वो उस लाश को मिट्टी से ढक नहीं पाए थे और मोहिना का बायां हाथ भारी रह गया था। गार्ड की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बिल्कुल ही सहम सा गया था। वैसे तो उसका घर कब्रिस्तान में ही था और वो अक्सर लाशों को दफनाने आने वालों को देखता रहता था, परंतु आज उसे पहली बार डर लग रहा था। उसकी वजह यह थी कि चारों युवक चुपके से इस काम को अंजाम दे रहे थे। रात के अंधेरे में या किसी की लाश को दफनाना बिल्कुल ही मना था। वो लोग इसे देखते ही भाग खड़े हुए थे। इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। वहीं मियाँ के समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले पल वह बुदबुदाने लगा कि क्या मैं हिम्मत करके लाश को देखूं? नहीं नहीं, कहीं ये मर्डर हुआ तो मुझे पुलिस को बताना चाहिए। काफ़ी देर मानसिक उथल पुथल के बाद उसने निश्चय किया कि एक बार उसे देखना ही चाहिए कि आखिर मिट्टी के नीचे कौन दबा हुआ है। क्या पता उसकी सांसें चल रही हो तो उसे ज़िंदगी जीने का एक और मौका मिल जाए। गार्ड फ़हीम मियाँ ने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे खुदा, इस बंदे पर रहम कर और मुझे हिम्मत दे कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। ये कहते हुए फ़हीम मियाँ गड्ढे में उतर गए और इस लावारिस जिस्म के ऊपर से मिट्टी हटाने लगा। लगभग सारे शरीर की मिट्टी हटाते हुए जैसे ही चेहरे की मिट्टी हटाता है वो कुछ क्षण के लिए होश खो बैठता है और बोलता है, हे खुदा, देखी तेरी खुदाई, तुझे इस बच्ची पर रहम ना आई। ये कहते ही वो बिलख कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है जब उसकी नज़र मोहिना के गर्दन से नीचे पड़ती है। मोहिना निवस्त्र थी, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह भागकर कब्रिस्तान के एक छोर की तरफ जाता है जहाँ उसका कमरा था। वहाँ से वो एक चादर लेकर मोहिना के जिस्म पर डाल देता है। हे खुदा, ये तो मोहिना है। अक्सर मैंने इसको मस्जिद के पास खेलकर बड़े होते हुए देखा है। मस्जिद के सामने इसका घर है। अब मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं उनसे कैसे कहूँगा कि ये मासूम किसी दरिंदगी का शिकार बन गई, अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर इस फूल सी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा था? ये सब कुछ देर तक फ़हीम सोचते रहे। फिर अपने आप को संभालते हुए निर्णय लिया कि पहले पुलिस को बताना उचित रहेगा, क्योंकि मोहिना के अब्बू और अम्मी आ गई तो उनको अकेले संभाल पाना असंभव हो जाएगा। फ़हीम मियाँ के एक कॉल से ही पुलिस आ गई थी और उनके साथ मोहिना के अम्मी अब्बू भी आ गए थे। जहाँ मोहिना की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी ओर मोहिना के अब्बू के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि इतनी मेहनत जिसके लिए कर रहे थे अब वो ही नहीं रही। जिसकी निकाह के ख्वाब आंखों में सजाए जी रहे थे, अब वो खुद ही कैसे उनकी आंखों से हमेशा के लिए ओझल हो गई। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि पुलिस के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर मोहिना के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा करके आगे की कार्रवाई के लिए चले गए। मोहिना के अब्बू भी उनके साथ ही चले गए। अगली सुबह और भी भयानक और काली सुबह थी। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ। इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और अपने चैनल को भी सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। अगला एपिसोड आपको कल मिलेगा।